हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लाइट के दूसरे पार्ट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के सेशन में हम लोगों ने लाइट का पहला पार्ट देखा था, जहां पे लाइट से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियों को समझा था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने आज की सेशन की और देखते हैं एग्ज़ाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे के बातों का रिकॉल कर ले ताकि आगे का चीज़ समझने में आसान हो जाए। वो ये कि हम लोगों ने पीछे के सेशन में देखा था मिरर के बारे में कि सर दर्पण जो होता है, मिरर जो होता है, वो कांच का एक टुकड़ा होता है जिसका एक भाग रस्तित या कलई किया हुआ रहता है। और हम लोगों ने मिरर को उसके परावर्तक सतह के आधार पर मुख्यतः दो कैटेगरी में रखा था। पहला क्या नाम दिया था हम लोगों ने सर? प्लेन मिरर, और दूसरा स्फेरिकल मिरर। सर प्लेन मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? समतल दर्पण। और स्फेरिकल मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं सर? गोलीय दर्पण। अब आप कहेंगे कि सर समतल दर्पण किसको बोलेंगे? तो बिल्कुल ही आसान भाषा में जब आप समतल दर्पण को डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर प्लेन मिरर वो मिरर होता है जिसका परावर्तक सतह क्या होता है सर? समतल होता है। हम लोगों ने परिभाषित भी कुछ इसी तरह से किया था पीछे के सेशन में कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसको समतल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय होता है उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। तो आप इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड सरफेस, जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है, प्लेन मिरर कहलाता है, प्लेन मिरर कहलाता है। ऐसा हम लोग पीछे के सेशन में सीखे थे। अब आप कहेंगे कि सर इस दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा? तो जिस तरह हम लोग अदर दर्पण में प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं, सेम वही चीज़ यहाँ भी होता है। आप कहेंगे कि सर प्रकाश के परावर्तन का उपयोग कहाँ पे होता है? तो आप खुद बताइए कहाँ पे होता है? बस किसी भी वस्तु को देखने के लिए। अच्छा, कोई भी दर्पण का काम क्या होता है? तो दर्पण का काम होता है इमेज को बनाना, प्रतिबिंब को बनाना। अगर किसी दर्पण के आगे आप वस्तु को रखते हैं तो उस दर्पण में प्रतिबिंब बनता है और हम लोग उसी प्रतिबिंब का प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते रहते हैं और हम लोग कहते हैं कि प्रकाश का परावर्तन खत्म हो गया। मतलब आप सीधा सीधा ये कहते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किसी भी दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है, इमेज बनाया जाता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, उसका क्या गुण होता है। हम लोग इसी चीज़ की डिस्कशन करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। हम बात कर रहे हैं समतल दर्पण में, तो जाहिर सी बात है अब सवाल ये उठेगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे, इस चीज़ को समझने से पहले तो आपको ये समझना होगा कि सर इमेज क्या है। तो बस बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, आप इसको समझ सकते हैं। इमेज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। इसके बारे में क्या कहते हैं सर कि दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, मैंने आपको क्या बताया इमेज के बारे में कि लेंस से अपवर्तन या दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर एग्जैक्टली मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और आप सबों को पता है कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला रियल इमेज और दूसरा आपका वर्चुअल इमेज। इसके बारे में कोई ज़्यादा लाग लपेटा नहीं लगाना है। रियल इमेज वो इमेज होता है जिसको हम पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, और आपका जो वर्चुअल इमेज होता है वो इमेज होता है जिसको हम पर्दा पे प्राप्त नहीं करते हैं। बस आपको इतना सा बात याद रखना है। अब आप कहेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इस चीज़ पे तो डिस्कशन कर लें हम लोग। तो देखिए ध्यान से कि मान लीजिए कि ये आपका एक समतल दर्पण है, ठीक है सर। इसके एक भाग को हम रस्जित कर देते हैं यहाँ पे,
और इसका एक नाम रख देते हैं एम और एम डैश। क्या नाम रख देते हैं सर? एम और एम डैश। यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई मेरा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से दो प्रकाश की किरणें इस दर्पण पर आपतित हो रही है, क्योंकि हम लोग इमेज बनाने के लिए मैक्सिमम 2 लाइट रेज का उपयोग करते हैं। तो देखिए कि ये इस पे क्या हो रही है? आपतित हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि ये परावर्तित भी होगी, ये ऐसे परावर्तित भी हो रही है सर। यहाँ पे मान लीजिए कि कोई ऑब्जर्वर है जो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। जब ये ऑब्जर्व कर रहा है तो अब इसको ये दिखना चाहिए कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। हमने अभी आपको क्या बताया कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। तो देखिए कि परावर्तन के बाद ये दोनों आपका क्या है? परावर्तित किरण है। तो आपको ऐसा ना लग रहा है कि सर ये परावर्तित किरण कुछ इस तरह से पीछे से आ रही है, ये कुछ इस तरह से, देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, आप इसको सीधा कर सकते हैं ऐसे, और थोड़ा इसको भी ले जा सकते हैं ऐसे। जी सर, अब ये हो गया आपका एकदम परफेक्ट। ठीक है, आपको ना लग रहा है कि ये दोनों जो परावर्तित किरण है वो पीछे से किसी बिंदु से आ रही है। जब आप इसको फैलाएंगे, बड़ा करेंगे सर, यहाँ तक लाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे जा कर के मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। एग्जैक्टली मिल नहीं रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो हम लोग इसी पॉइंट को क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। इसी पॉइंट को क्या कहते हैं सर? इमेज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर ये वास्तविक प्रतिबिंब होता तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं जिसको मैंने डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे डॉट लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करता, बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट करता, लेकिन यहाँ पे तो डॉट लाइन से रिप्रेजेंट किया है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये दोनों परावर्तित किरणें पीछे के किसी बिंदु से आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है, जबकि ऐसा हो नहीं रहा। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि सर यहाँ पे जो ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक या काल्पनिक? तो आप सभी कहेंगे सर यहाँ पे जो प्रतिबिंब बन रहा है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। कौन सा इमेज बन रहा है सर? काल्पनिक इमेज बन रहा है। अब आप कहेंगे कि चलो सर ये तो ठीक है, इस चीज़ को तो हमने समझ गया कि समतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से या किसी ऑब्जेक्ट से आती है तो परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर वो मिलता हुआ प्रतीत होती है उसी बिंदु को हम इमेज कहते हैं। लेकिन ज़रा सा ये बताओ कि यहाँ पे जो समतल दर्पण के द्वारा ये प्रतिबिंब बन रहा है, इस प्रतिबिंब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसका गुण क्या होता है? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये फिगर ना पूछा जाता है। आपके एग्ज़ाम में समतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है उसके प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है, उसके गुण से क्वेश्चन आता है। तो पहला चीज़ तो आप ध्यान में रखेंगे कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है, वर्चुअल इमेज होता है। और साथ ही साथ इसकी जो नेचर होती है वो क्या होती है सर? ये सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है सर? सीधा होता है। और प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार का बराबर होता है। तो अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को भी नोट डाउन कर सकते हैं, क्या कि समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या होता है सर? समतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है? बराबर होता है। वस्तु के आकार का बराबर होता है। ये आपका 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्या कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? काल्पनिक होता है, सीधा होता है, और प्रतिबिंब का जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, सेम साइज का होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको क्या ध्यान में रखना है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे रखा हुआ है लेकिन प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब क्या होता है? दर्पण के पीछे बनता है। और समतल दर्पण में जो वस्तु दूरी होती है वो प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। ये भी आपका एक मेन पॉइंट है, इसको भी आप नोट डाउन क्या कर सकते हैं, क्या कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी किसके बराबर होता है? वस्तु दूरी के बराबर होता है। वस्तु दूरी के क्या होता है? बराबर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसी पॉइंट में कि निम्नलिखित में से किस दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी बराबर होती है? तो आप कहेंगे सर समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी क्या होती है? बराबर होती है।
निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनाया जाता है? तो समतल दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनाया जाता है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो ये आपके इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं जो समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब होता है उसका। अगर आपको इतना याद रहता है तो इससे संबंधित जो 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका जवाब आसानी से दे पाते हैं। अब आपको एक और क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, क्या कि समतल दर्पण में मान लीजिए कि ये आपका कोई समतल दर्पण है। समतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरणें 90 डिग्री के कोण को बनाते हो, मतलब ये कह सकते हैं कि लंबवत आपतित हो, समतल दर्पण पर अगर कोई प्रकाश की किरणें लंबवत आपतित हो तब वहाँ पे परावर्तन कोण का वैल्यू कितना होगा? आप कहेंगे सर 90 डिग्री का कोण बना करके गिर रहा है तो परावर्तन कोण 90 डिग्री हो जाएगा। सर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये 90 डिग्री बना करके इस पे फॉल कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये परावर्तित भी क्या होगा सर, इसी डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है तो ये कहना तो गलत हो जाएगा कि 90 डिग्री के एंगल से गिरेगा तो 90 डिग्री का परावर्तन कोण बनेगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस चीज़ को आप कभी भी इस तरह से नहीं लीजिएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद रखिएगा कि समतल दर्पण पे अगर कोई प्रकाश की किरणें लंबवत आपतित हो रही है तो वो क्या होगा, फिर से सर लंबवत ही परावर्तित हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कोई एंगल नहीं बनेगा, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हम लोग यहाँ पे नहीं कहते हैं। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। अब आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर दो समतल दर्पण क्या हो सर, एक दूसरे से थीटा कोण पर झुका हुआ हो। दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुका हुआ हो, थीटा कोण पर क्या हो सर, झुका हुआ हो, तो उस दोनों दर्पण के बीच में जो रखा हुआ वस्तु है उसका प्रतिबिंब कितना होगा या नंबर ऑफ प्रतिबिंब कितना होगा। ध्यान दीजिए मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब आपका दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा एंगल पे, थीटा कोण पे झुका हुआ हो तो नंबर ऑफ इमेज जो होगा उस सिचुएशन में, उसके बीच में जो रखी वस्तु होगी उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा सर, तो 360 डिग्री अब बटा थीटा -1, इतना ही प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका कोई समतल दर्पण है वो 90 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, तो 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए दो समतल दर्पण के बीच में कितना इमेज बनेगा। तो आप कहिएगा सर अभी तो आप बताएं 360 डिग्री बटा थीटा का वैल्यू कितना लेंगे 90 डिग्री -1, तो ये कट गया आपका 4 - 1। अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे हो तो 3 इमेज बनेगा उसके बीच में जो रखी हुई वस्तु होगी। अगर 120 डिग्री के कोण पे हो तो क्या बनेगा सर, 120 तिया 360 और 3 - 1 2। देखिए इसे अगर 120 डिग्री पर हो तब क्या कहेंगे कि सर 360 डिग्री अब बटा कितना हो जाएगा 120 - 1, 120 तिया कितना हो जाएगा 360, 3 - 1 2। अच्छा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब 90 डिग्री पे था तो 3 इमेज बन रहा था, और जब 120 डिग्री पे है तो कितना इमेज बन रहा है, 2 इमेज बन रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि अगर दो समतल दर्पण किसी कोण पे झुका हुआ हो और कोण का वैल्यू क्या हो सर, कम हो, तो उसमें इमेज की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे 90 डिग्री बढ़ा या 120 डिग्री बढ़ा, तो आप कहेंगे सर 120 डिग्री बढ़ा, तो दो समतल दर्पण के बीच में अगर कोण का वैल्यू बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, घटेगा, और अगर कोण का वैल्यू घटेगा तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा सर, बढ़ेगा। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़ आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए समतल दर्पण का जो लंबाई होना चाहिए वो कितना होना चाहिए सर, आधा होना चाहिए। यहाँ पे आप स्टार मार्क दे करके लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए जो आपका जो समतल दर्पण की लंबाई है वो व्यक्ति या वस्तु के लंबाई का कितना होना चाहिए सर, आधी होना चाहिए। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे कि समतल दर्पण में अगर आपतित किरण को नियत रखते हुए, आपतित किरण को सर नियत रखते हुए, फिक्स रखते हुए अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो जो परावर्तित किरण होगा वो किस कोण से घूम जाएगा सर, 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एक और सवाल आपसे पूछा जाता है कि किसी समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति v वेग से आ रहा है। ध्यान दीजिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ कि किसी समतल दर्पण के सामने
कोई व्यक्ति भी वेग से आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण में किस वेग से आता हुआ मालूम पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर 2v वेग से आता हुआ मालूम पड़ेगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन करेंगे कि अगर समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति भी वेग से जा रहा है तो उस व्यक्ति का जो प्रतिबिंब होगा वो उसकी ओर 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। कितना वेग से आता हुआ प्रतीत होगा? 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर जी। पहला क्या, आपको क्या क्या याद रखना है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा वो काल्पनिक होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होगा। प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होगी। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुका हुआ हो तो उसके बीच में टोटल इमेज 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1 इतना ही बनेगा। आपतित किरण को नियत रखते हुए अगर समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण जो होगा वो 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। और साथ ही साथ अगर समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति भी वेग से जाएगा तो उसका प्रतिबिंब 2v वेग से उसकी ओर आते हुए मालूम पड़ेगा। और अगर हमको समतल दर्पण में किसी भी व्यक्ति या वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उस व्यक्ति या वस्तु की जो लंबाई होगी उसके आधी लंबाई का हम लोग क्या लेंगे? समतल दर्पण लेंगे। तो दोस्तों ये सब आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे मित्र एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या वो होता है समतल दर्पण के उपयोग से। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि समतल दर्पण का उपयोग हम लोग परिदर्शी जिसको पेरिस्कोप बोलते हैं, समतल दर्पण का उपयोग हम लोग परिदर्शी जिसको पेरिस्कोप बोलते हैं और साथ ही साथ बहुरूपदर्शी जिसको हम लोग क्लेडियोस्कोप बोलते हैं, इसमें किया जाता है। और लुकिंग ग्लास में भी किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि सर समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप और क्लेडियोस्कोप में किया जाता है। आपको इसी दोनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि सर परिदर्शी क्या होता है, पेरिस्कोप क्या होता है। तो पेरिस्कोप सर आपका एक डिवाइस है जो छुपे हुए व्यक्ति को देखने के लिए किया जाता है। जनरली आर्मी वगैरह के जवानों के द्वारा या बंकर्स में या नेवी के जो लोग होते हैं उसके द्वारा का उपयोग किया जाता है। मतलब दुश्मन जो छुपा हुआ है उसको पता लगाने के लिए। आप में से बहुत सारे मित्र इसको नहीं समझ पा रहे होंगे। तो देखिए इस फिगर को यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए कि आपका क्या है सर, पेरिस्कोप है। और पेरिस्कोप सर आपका कुछ इसी तरह से होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वृक्ष है, ठीक है सर, और यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे एक दर्पण लगा हुआ रहता है ऐसे और एक दर्पण लगा हुआ रहता है सर ऐसे, दोनों समतल दर्पण होते हैं सर। तो ये आपसे पूछा जाता है कि परिदर्शी में उपयोग होने वाले जो समतल दर्पण होते हैं वो किस कोण पर, किस एंगल पर झुके हुए रहते हैं। तो आप कहेंगे सर परिदर्शी में जो दोनों समतल दर्पण होते हैं वो एक दूसरे के साथ 45 डिग्री के एंगल पे, कितना डिग्री के एंगल पे सर, 45 डिग्री के एंगल पे झुके हुए रहते हैं। या आपसे ये पूछा जाता है पेरिस्कोप में प्रयोग होने वाले समतल दर्पण किस एंगल पर झुके हुए रहते हैं। तो आप कहेंगे 45 डिग्री के एंगल पर झुके हुए रहते हैं। और आपसे ये पूछा जाएगा कि क्लेडियोस्कोप क्या है। तो क्लेडियोस्कोप का उपयोग डिजाइनर के द्वारा किया जाता है और इसकी सबसे बड़ी एक खासियत होती है कि इसमें जो एक बार डिजाइन बन जाता है वो फिर दोबारा नहीं बनता है। इसीलिए डिजाइनर या जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुरूपदर्शी का उपयोग करते हैं। और इसमें 3 आयताकार दर्पण का उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और तीनों ही आयताकार दर्पण एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बना करके क्या होते हैं सर, झुके हुए रहते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि परिदर्शी पेरिस्कोप में उपयोग होने वाले दर्पण 45 डिग्री के एंगल पर झुके हुए रहते हैं। और क्लेडियोस्कोप बहुरूपदर्शी जिसका उपयोग डिजाइनर के द्वारा किया जाता है, इसमें जो 3 आयताकार दर्पण होते हैं उसमें उसका जो एंगल होता है वो होता है सर 60 डिग्री। तीनों आयताकार दर्पण, समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के एंगल पर क्या होते हैं सर, झुके हुए रहते हैं। तो दोस्तों ये पूरा आपका हो जाता है एक समरी किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में। अगर आपको इतना सारा चीज़ याद रहता है तो आप इससे संबंधित सारे क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। और इसके इर्द गिर्द भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका जवाब भी आप आसानी से दे पाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सारी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। दोस्तों एक और ख़ास बात कि अगर आप चाहते हैं कि हम साइंस का पूरा कंप्लीट कोर्स करें तो आपके धुरीना ऐप पर साइंस का कंप्लीट कोर्स 299 मतलब कि 299 रुपीज़ में अवेलेबल है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ अगर आपने अभी तक इसको नोट डाउन नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं।